नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएमबीसी इनसाइट और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। तो बीजेपी का मिशन 2014 का आगाज हो चुका है, जिसके चलते चुनाव के बाद एक बड़ी रैली आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में की गई। वाराणसी में ये रैली करने का संदेश था बिहार तक अपना संदेश पहुंचाना। हर हर मोदी, घर घर मोदी, भारत माता के, भारत माता के, हर हर मोदी। जी हाँ, हर हर मोदी, घर घर मोदी, यही सब नारे आज गूंज रहे थे बनारस की उस धरती पर, जहां पर आज नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित करने पहुंचे। वहां पर लगभग इतना बड़ा जनसैलाब नरेंद्र मोदी को सुनने उमड़ा था, जिसे देखकर शायद विपक्षियों के पसीने छूट गए होंगे। मगर बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है, क्या नरेंद्र मोदी भाजपा को वो जमीन यूपी में वापस दिला पाएंगे जिसको तराशने में भाजपा लगी हुई है? तो क्या क्या कहा आज नरेंद्र मोदी ने, आइए आपको सुनाते हैं। बीजेपी यूपी में अपनी खोई हुई जमीन फिर से तलाशने में जुट गई है और इस बार उन्होंने योद्धा के रूप में उतारा है बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को, क्योंकि बीजेपी जानती है कि अगर केंद्र की सत्ता तक पहुंचना है तो यूपी के सियासी गलियारों से होकर तो गुजरना ही पड़ेगा, जिसके चलते बीजेपी ने अपने मिशन 2014 की शुरुआत कर दी है। और इस वक्त बीजेपी को मिल रहे अपार जन समर्थन ने बीजेपी के विश्वास को और बढ़ा दिया है। 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि लोगों में कांग्रेस के खिलाफ काफी गुस्सा है और इस गुस्से का सीधा सीधा फायदा उठाना चाहती है बीजेपी। नरेंद्र मोदी ने अगले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में भाजपा को बड़ी कामयाबी दिलाने की कवायद तेज कर दी है। वाराणसी रैली के दौरान नरेंद्र मोदी ने सियासी तीर चलाते हुए कहा कि लोग केंद्र की यूपीए सरकार को सत्ता से हटाने के लिए बेताब हैं और 2014 के चुनाव का नेतृत्व कोई एक व्यक्ति करने वाला नहीं है। ये चुनाव देश की जनता लड़ने वाली है, देश के मतदाता चुनाव लड़ने वाले हैं। चुनाव आने से पहले चुनाव का ऐसा माहौल बना हो, ये शायद हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक जीवन की ये पहली घटना है। भाइयों बहनों, राजनीतिक दल चुनाव आते समय सक्रिय हो, ज्यादा सक्रिय हो, आरोप प्रत्यारोप हो, जनाधार बढ़ाने के प्रयास हो, ये तो होता है। लेकिन पहली बार हिंदुस्तान के कोने कोने में जनता जनार्दन दिल्ली की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए उतावली हो रही है, एग्रेसिव हो रही है। ऐसा और मैं देख रहा हूं भाइयों बहनों, 2014 का चुनाव कोई दल लड़ने वाला नहीं है। 2000 चुनाव का नेतृत्व कोई व्यक्ति करने वाला नहीं है। 2014 का चुनाव इस देश की जनता लड़ने वाली है, इस देश का हर एक मतदाता लड़ने वाला है। बनारस की गौरवशाली धरती को नमन करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान की चर्चा गंगा मैया की चर्चा के बिना अधूरी है। औरों के लिए गंगा एक नदी हो सकती है, लेकिन हमारे लिए गंगा एक माँ है। उन्होंने कहा कि गंगा केवल पानी की धारा नहीं है, यह हमारी संस्कृति की धारा है। वहीं नदियों की सफाई योजनाओं में भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस गंगा की सफाई के लिए न जाने कितनी योजनाएं बनी, न जाने कितने रुपए खर्च किए गए, कितनी कमेटियां बनाई गईं, लेकिन पता ही नहीं चल रहा कि गंगा के अंदर ये रुपए भी बह जा रहे हैं क्या।
गंगा मैया जब जब हिंदुस्तान की चर्चा होगी, भूतकाल में जब जब हिंदुस्तान की चर्चा हुई है, गंगा मैया की चर्चा के बिना हिंदुस्तान की चर्चा अधूरी होती है। भाइयों बहनों, औरों के लिए गंगा एक नदी हो सकती है, हमारे लिए गंगा सिर्फ नदी नहीं, ये हमारी मां है, मां। गंगा ये पानी की धारा नहीं है, गंगा ये हमारी संस्कृति की धारा है। भाइयों बहनों, इस गंगा की सफाई के लिए न जाने कितनी योजनाएं बनी, न जाने कितने बजट खर्च किए गए, न जाने कितने कमिटियां बनाई गई, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि गंगा के अंदर क्या ये रुपये भी बह जा रहे हैं क्या? वहीं मोदी ने आरोप लगाया कि 3 मीटिंगों के सिवाय दिल्ली की सरकार ने कुछ और नहीं किया। उन्होंने कहा कि गंगा के नाम पर देश की तिजोरी से हजारों करोड़ निकाले गए। उन्होंने केंद्र से सवाल किए, जनता जवाब मांगती है कि जो गंगा को शुद्ध करने के लिए आपने क्या किया, कब किया, किस के लिए किया। उन्होंने कहा, गंगा के नाम पर देश के नागरिकों को मूर्ख बनाया गया है। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी ने रैली में आए लोगों से सवाल भी किया कि क्या गंगा की सफाई जैसे पवित्र काम में भी लूट का पाप करने वालों को फिर से सरकार में आने देना चाहिए। वहीं मोदी ने कहा कि हम खोखले वादे करने वाले लोग नहीं हैं, हम वादे नहीं इरादे लेकर आए हैं। देश वादों से ऊब चुका है, देश ने उपदेश भी बहुत सुने हैं, आज धरती पर सच्चाई उतारने का समय आ गया है। दरअसल मोदी जानते हैं और बीजेपी भी ये सब जानती है कि अगर उन्हें केंद्र की सत्ता तक पहुंचना है तो यूपी से ही उसका रास्ता होकर गुजरता है। दरअसल बीजेपी की नज़र है यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर और साथ में जुड़े हुए बिहार की 42 लोकसभा सीटों पर। अगर वो इन 122 सीटों में से आधी सीटें भी ले आते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो केंद्र में सत्ता पर बैठने का जो रास्ता है वो खुल जाएगा। इसीलिए यहाँ पर बीजेपी और नरेंद्र मोदी दोनों ही लगे हुए हैं, किसी न किसी तरीके से यूपी में अपने पांव जमाए जाएं और यूपी की जनता के दिल में विश्वास जमाया जाए। क्योंकि इस वक्त जो माहौल देश में चल रहा है कांग्रेस के विरुद्ध और अन्य पार्टियों के विरुद्ध, क्योंकि जब से अखिलेश सरकार आई है यूपी में तब से यूपी में क्राइम बढ़ा है, अपराध बढ़े हैं, सुरक्षा नहीं मिल पा रही है यूपी के लोगों को। इसलिए यहाँ पर कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती बीजेपी, क्योंकि कुछ ही समय बाकी रह गया है लोकसभा चुनाव आने में। और लोकसभा चुनाव में अगर उन्हें उस गद्दी पर बैठना है, नरेंद्र मोदी को पीएम पद की गद्दी पर बैठना है, तो उन्हें यूपी से 40 सीटों से ज़्यादा सीटें निकालनी ज़रूरी पड़ जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पर सपा को भी नरेंद्र मोदी के आने से झटका सा लग सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो लहर चल रही है, हवा चल रही है, उससे कहीं ना कहीं सपा अपने आप को घाटे में देख रही है और बसपा भी अपने आप को घाटे में देख रही है। इसलिए तमाम राजनीतिक दल, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चारों ही पार्टियां मिलकर नरेंद्र मोदी पर निशाने साधे जा रहे हैं। क्योंकि उन्हें पता है जिस तरीके की इस वक्त नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है, हवा चल रही है, उससे उन लोगों का नुकसान तो हो ही सकता है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं एक बड़ा जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा था नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग उमड़े थे। यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने जमकर निशाना साधा कांग्रेस सरकार पर, सपा सरकार पर और यूपी की बसपा सरकार पर। उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमेशा बर्बाद ही किया गया,
गंगा की सफाई के लिए जो पैसा आया, आखिरकार वो पैसा बह कहां गया? नरेंद्र मोदी ने यहां युवाओं की नब्ज टटोलते हुए कहा कि युवा यहां से रोजगार के लिए बाहर जाता है, बाहर दौड़ता है और बाहर रहना पड़ता है अपने गरीब माँ बाप को छोड़कर। क्यों नहीं हो पाता कि उसे यूपी में ही रोजगार उपलब्ध करवाया जाए और यूपी में ही वो रोजगार लेकर अपने माँ बाप की सेवा कर सके। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जितना पैसा आया सब कहां गया इसका कुछ पता नहीं। उन्होंने इसके साथ ही उन्होंने यूपी की जो नब्ज थी, उसकी जो यूपी की ताकत है, उसको भी जनता को बताया कि यूपी की ताकत आखिरकार है क्या। उन्होंने कहा यहां पर राजनीतिक दल सिर्फ और सिर्फ अपनी संसद की सीटें बढ़ाने के लिए यूपी का उपयोग करते हैं, सिर्फ अपनी गद्दी के लिए सीटों का उपयोग करते हैं। यूपी की तरफ, गरीबों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। और उन्होंने कहा कि ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता को बदलना होगा। उसके साथ ही नरेंद्र मोदी ने एक और कार्ड खेल डाला। उन्होंने कहा कि मैं युवाओं की रोजगार की गारंटी लेकर आया हूं, मैं इरादे लेकर आया हूं, हम इरादे लेकर आए हैं, हम वादे लेकर नहीं आए हैं। वादे होते रहे हैं और आश्वासन भी मिलते रहे हैं, मगर क्या युवाओं को उनका हक मिल पाया? लगातार कांग्रेस पर यहां पर बरसने वाले नरेंद्र मोदी आज आक्रामक मुद्रा में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा जो लोग मेरा विजन पूछते हैं तो मैं उन्हें अपना विजन बताता हूं। उन्होंने अपना विजन भी बताया यहां पर कि किस तरीके से विकास किया जा सकता है, किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। इन सब बातों को लेकर भी उन्होंने विरोधियों को यहां पर घेरा। तो हकीकत तो यह है कि अगर बीजेपी यूपी में 40 से ज़्यादा सीटें ले जाती है और बिहार में 20 से ज़्यादा सीटें ले जाती है तो केंद्र की सत्ता का रास्ता उसके लिए पूरी तरीके से खुल जाएगा। और अगर ये मुमकिन हो जाता है तो नरेंद्र मोदी के जो नंबर हैं, 4 राज्यों के जो चुनाव परिणाम आए हैं उनमें इतने नंबर नहीं बढ़ पाए हैं, मगर ये जो चुनावों के परिणाम आएंगे यहाँ पर नरेंद्र मोदी के नंबर बढ़ सकते हैं और यहाँ पर नरेंद्र मोदी को खुद को साबित करना होगा। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। यूपी में अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ लोग सोचते हैं कि हिंदुस्तान की राजनीति में यूपी का महत्व इसलिए है कि यूपी के बिना किसी दल की सरकार नहीं बन सकती। ये सोच यूपी का अपमान है। उन्होंने सवाल किया, क्या यूपी का उपयोग सिर्फ सांसदों का नंबर बढ़ाने के लिए है? क्या इसका उपयोग केवल सरकारें बनाने के लिए है? इसके साथ ही मोदी ने दावा किया कि उनकी सोच इतनी सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि सवाल सरकार का नहीं है। यदि हिंदुस्तान को स्थिरता चाहिए तो वो यूपी के बिना असंभव है। यूपी के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। यूपी में बेरोजगारी, भूख मिटाए बिना हिंदुस्तान की भूख कभी नहीं मिट सकती। उन्होंने वहां मौजूद लाखों के जन सैलाब से अपील की कि यूपी को सिर्फ सांसदों की संख्या के साथ न जोड़ा जाए। यूपी समृद्ध भारत की धरोहर बन सकता है। राम राज्य बनने के लिए जिस प्रकार की जन सामान्य की शक्ति चाहिए, जन सामान्य के संस्कार चाहिए, जन सामान्य की परंपरा चाहिए, ये सब कुछ उत्तर प्रदेश के हर जन जन में है। आप उस विरासत के धनी हो, फिर भी मुसीबत क्यों है? मुसीबत इसलिए है कि आपने सही सरकारें चुनी नहीं है, आपको सही नेता मिले नहीं हैं। जिस दिन आप सही सरकार चुनोगे, जिस दिन आप सही नेता चुने गए, तो ये जनता की शक्ति ये राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक बहुत बड़ा कारण बन सकती है और मुझे पूरा भरोसा है। भाई, भाइयों बहनों, मेरा उत्तर प्रदेश का किसान, अकेला उत्तर प्रदेश का किसान अगर एक बार ठान ले, अगर उत्तर प्रदेश का किसान एक बार ठान ले, लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में
इस देश के किसान ने ठान लिया था। जब लाल बहादुर शास्त्री ने मंत्र दिया था, जय जवान जय किसान, और यही मेरे देश का किसान जिसने हिंदुस्तान के अन्न के भंडार भर दिए थे। यही धरती, यही किसान, यही परंपरा, लेकिन सही नेतृत्व ने आवाहन किया, यही मेरे किसान ने हिंदुस्तान का भंडार भर दिया था। भाइयों बहनों, अकेला उत्तर प्रदेश पूरे यूरोप का पेट भर सकता है, पूरे यूरोप का पेट भर सकता है, इतनी ताकत है। लेकिन सरकारें ऐसी बनी हैं, देश ऐसे चल रहा है, आज यूरोप का पेट भरने का सामर्थ्य रखने वाला किसान आज दुर्भाग्य से खुद का पेट नहीं भर पा रहा है। इससे बड़ी दुखद बात क्या हो सकती है? मेरा किसान धान की खेती करे, धान पैदा करे, दिन रात मेहनत करे, उसके मन में एक भाव हो, इस मेहनत से पका हुआ धान किसी गरीब के पेट में जाएगा, किसी गरीब की जिंदगी को बदलेगा, उसके आशीर्वाद मिलेंगे। सिर्फ पैसों के लिए नहीं, इसके दिल में रहता है। किसान जब खेती करता है तो उसके मन में रहता है, कोई जीव मात्र, सिर्फ इंसान नहीं, पशु पंखी भी भूखे न रहे, इसलिए किसान पसीना बहाता है, मेहनत करता है। दरअसल मिशन 2014 में लगे नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा टारगेट यूपी ही है। वाराणसी की सभा में तैयार किए गए 80 फुट के मंच से मोदी ने सिर्फ बनारस ही नहीं बल्कि एक तरह से समूचे पूर्वांचल के लोगों को संबोधित किया। इस इलाके में लोकसभा की 14 सीटों पर मोदी की नजर है। मोदी और राजनाथ सिंह ने अपने भाषणों में पूर्वांचल के पिछड़ेपन और विकास का मुद्दा भी पुरजोर ढंग से उठाया, क्योंकि पलायन के कारण इस इलाके का गुजरात से एक खासा रिश्ता है। गुजरात की कपड़ा मिलें, हीरा तराशी उद्योग और छोटे कारखानों में पूर्वांचल के मजदूरों की तादाद बहुत ज्यादा है। वहीं मोदी ने कहा कि पूर्वांचल का कोई गांव ऐसा नहीं होगा जिसका कोई न कोई नौजवान गुजरात में नहीं रहता होगा। उन्होंने कहा कि अगर इस इलाके में रोजगार होता तो इन नौजवानों को अपने माँ बाप को छोड़कर गुजरात नहीं जाना पड़ता। आप बताइए दोस्तों, अपना गांव छोड़ करके, माँ बाप छोड़ करके, बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके उसको गुजरात में जाने की नौबत क्यों आई? अगर ये उत्तर प्रदेश का विकास हुआ होता तो उसको अपना घर न छोड़ना पड़ता, गांव न छोड़ना पड़ता, खेत खलिहान न छोड़ने पड़ते, यार दोस्त न छोड़ने पड़ते, बूढ़े मां बाप न छोड़ने पड़ते। भाइयों बहनों, आज बेरोजगारी के कारण देश का नौजवान अपने जीवन को अंधकार सा महसूस कर रहा है। वो परेशान है, जाए तो जाए कहां, किसका हाथ पकड़े, कौन बचाए? आप मुझे बताइए मित्रों, सरकार में कहीं पर भी नौकरी की एडवर्टाइजमेंट आती है तो सबसे पहले आपके मन में विचार क्या आता है? यही आता है ना कि यार किसी की सिफारिश की जरूरत पड़ेगी। होता है कि नहीं होता है? नौकरी के लिए सबसे पहले आप सिफारिश खोजते हो कि नहीं खोजते हो? जरा जवाब दो दोस्तों। बिना सिफारिश को नौकरी मिलने की कोई गारंटी है? बिना खर्चा किए नौकरी मिलने की गारंटी है? ये बेईमानी का धंधा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इसका कोई उपाय हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मेरे पास उपाय है, और इसलिए मैं नौजवानों, मैं आपके भविष्य की गारंटी लेकर के आया हूं। और अगर हिंदुस्तान के नौजवान का भविष्य की कोई गारंटी नहीं, तो हिंदुस्तान के भविष्य की कोई गारंटी नहीं है। भारत का भाग्य भारत के नौजवान के हाथ में है। उन नौजवान को अवसर चाहिए,
और भारतीय जनता पार्टी नौजवान को अवसर देने का संकल्प लेकर के आई है। बहरहाल मोदी के लिए यूपी एक चुनौती है, क्योंकि 4 राज्यों के चुनावों में जिन 3 राज्यों में बीजेपी ने परचम लहराया, वहां मोदी को विजय का सेनापति किसी ने नहीं माना है। सभी कह रहे हैं कि यदि मोदी को तमगा चाहिए तो हारे हुए मैदानों से हीरा लाकर दिखाएं। शायद इसीलिए मोदी सदमे से उबरने के लिए शंकर का सहारा मांगने बनारस जा पहुंचे। आने वाले वक्त में देखने वाली बात यह होगी, क्या मोदी यूपी में बीजेपी की खोई हुई जमीन को वापस लौटा पाएंगे? क्या मोदी बीजेपी को केंद्र की सत्ता तक पहुंचा पाएंगे? क्या मोदी बीजेपी के अर्जुन बन पाएंगे? पॉलिटिकल डेस्क, SMBC इनसाइड। तो जरूरी है नरेंद्र मोदी को भी और बीजेपी को भी, क्योंकि अगर केंद्र की सत्ता पर पहुंचना है तो यूपी की 80 सीटों में से 40 सीटें तो कम से कम उन्हें जीतनी ही होंगी। अब बात करेंगे दिल्ली की सरकार की। दिल्ली में सरकार तो बनी नहीं है, चुनाव नतीजे आ गए हैं, क्योंकि किसी को भी बहुमत नहीं मिल पाया है। मगर जब कांग्रेस ने समर्थन देने की बात कही आम आदमी पार्टी को, तो आम आदमी पार्टी सरकार बनाने के लिए पीछे पीछे खिसकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार जनता के बीच में जाना, शर्तें रख देना, उसके बाद अब सोमवार तक का ऐलान करना। और आज तो वो जुबानी जंग एकदम से तेज हो गई। जब से दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, उसके बाद नए अध्यक्ष को यहाँ पर नियुक्त किया गया, लवली को यहाँ पर नियुक्त किया गया। लवली ने यहाँ पर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से यहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने जो खोखले दावे किए हैं, खोखले वादे किए हैं, क्या वो उन्हें पूरा कर पाते हैं। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा अरविंदर सिंह लवली ने। देखिए, हम लोगों ने तो ये उसी दिन कहा था और बिना मांगे हुए हम लोगों ने कहा था कि हम आउटसाइड समर्थन आपको करेंगे। आउटसाइड समर्थन का मतलब है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में हम समर्थन करेंगे, क्योंकि आपकी पार्टी का कोई नीति या वो तो है नहीं है। वो तो जो है 2 चीजों के ऊपर चुनाव जीत के आए हैं, एक इलेक्शन मैनिफेस्टो पे, दूसरा जो है हमें बुरा भला कह के, लोगों को गुमराह करके। तो हमने उस दिन भी ये कहा था कि हम दिल्ली के लोगों के उस फैसले को सैल्यूट कर रहे हैं जो उन्होंने अपना समर्थन आपके मैनिफेस्टो को दिया, और हमने उनको एक मौका दिया कि वो जो है उस मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट करें दिल्ली में। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि उनकी नीयत साफ है, क्योंकि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं अपनी चिट्ठी में। कांग्रेस जो है वो 100 साल पुरानी पार्टी है, और राजनीति में जो है एक स्तर होना चाहिए, राजनीति का एक मर्यादा का स्तर होना चाहिए। जितना मर्जी कोई किसी का धूर विरोधी हो, जिस तरीके की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं उससे उनको बचना चाहिए। और मुझे लगता है कि वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल भी इसीलिए कर रहे हैं कि वो इस जिम्मेवारी से भागना चाहते हैं। उनको लगता है कि हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो कांग्रेस अपना समर्थन वापस ले लेगी। उनकी नीयत में खोट है। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की नीयत में खोट है, ये बात कही लवली ने। और यहाँ पर उन्होंने ये बात भी कही कि हमने मैनिफेस्टो को समर्थन दिया है, ना कि आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया है। हम आउटसाइड सपोर्ट दे रहे हैं, ना कि हम कोई और सपोर्ट दे रहे हैं। अब यहाँ पर कुमार विश्वास ने क्या कहा आम आदमी पार्टी के लिए सरकार बनाने के लिए, वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए, मेरे लिए तो जो आम आदमी की बेसिक नीड है उसकी मर्यादा महत्वपूर्ण है। पार्टी और भाषा का व्याकरण देखूं कि मैं जिंदगी का व्याकरण देखूं। दूसरा, हम सरकार बनाने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ये अर्ली डिक्लेरेशन है। ये उस आम आदमी के प्रति बहुत उपहासात्मक टिप्पणी है जो अभी चौराहे पर खड़ा होकर इसका निर्णय लेने वाला है। ये उन 280 जनसभाओं के बारे में विपरीत टिप्पणी है जो भी तय करेगा कि सरकार बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए। इस देश में एक पार्टी बड़े निर्णय 10 जनपद से पूछ के लेती है, दूसरी पार्टी नागपुर से पूछ के लेती है, तीसरी सुप्रीमो से पूछ के लेती है, चौथी हाईकमान से पूछ के लेती है। हमारे माई बाप आम आदमी है तो हमें तो उनके पास जाना पड़ेगा ना। इस आम आदमी के पास जाना, जो हम दिल्ली की जनता के पास जाना चाह रहे हैं, 30-40 लाख तक लोग हम लोगों के पास पहुंच पा रहे हैं, इसको लेके बड़ी परेशानी है कि आम आदमी से क्यों पूछ रहे हैं। अरे 3 महीने इन्हीं के दरवाजे पर खड़े थे, अगर 3 दिन इनसे और पूछ लोगे कि बहुत बड़ा निर्णय करना है, बताइए इस धोखेबाज कांग्रेस पे विश्वास करके सरकार बनाए या ना बनाए तो कौन सा अपमान हो जाएगा। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास कांग्रेस को धोखेबाज बता रहे हैं और जनता की यहाँ पर राय लेने की बात कर रहे हैं। और देखते हैं कि सोमवार को क्या फैसला करती है आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और कुमार विश्वास। वहीं जगदम्बिका पाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी भरोसा रखे जो कांग्रेस उन्हें समर्थन दे रही है। तो उन्होंने साफ कर दिया है कि लोगों की राय है, 75% लोगों की राय है कि हम सरकार बनाएं और सरकार बनाने से हमको लोकसभा के चुनाव फायदा होगा। लेकिन देखिए, अब ये आज वो सर्वे कर रहे हों या आज वो किसी बात से जनमत लेकर के कर रहे हो, हमने तो इस दिल्ली की जनता को जनादेश स्वीकार करने के बाद भी कि यहाँ दोबारा चुनाव न हो, और अगर जो अरविंद केजरीवाल जी ने यहाँ के
लोगों से वायदा किया है, तो हमने तो उनको सरकार बनाने के लिए समर्थन दे दिया था और उनको तो सरकार बनाना ही चाहिए था, क्योंकि जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए था। तो अब स्वाभाविक है कि हमने तो एक सांप्रदायिक। तो यहाँ पर कांग्रेस का कहना है कि आम आदमी पार्टी को जिम्मेदारियों से नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जनता इंतजार कर रही है सरकार का और जनता को चाहिए सरकार। मगर अब देखना होगा कि सोमवार को अरविंद केजरीवाल कौन सा भाषण लेकर आते हैं, कौन सी बात लेकर आते हैं मीडिया के सामने। क्या वो सरकार बनाने जा रहे हैं या फिर वो दोबारा चुनावों में जाने की बात कर रहे हैं। तो फिलहाल हम ये रुक रहे हैं। एसएमबीसी इनसाइट पर खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए एसएमबीसी इनसाइट।